जहां अफगान तालिबान ने अपने रहनुमा जलालुद्दीन हक्कानी की मौत का ऐलान किया है। जलालुद्दीन हक्कानी 9/11 और अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद से मुल्क में दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार हक्कानी नेटवर्क के बानी थे। अमरीकी मुसन्निफ स्टीव कोल ने अपनी किताब घोस्ट वॉर्स में दावा किया कि अफगानिस्तान में खुदकुश हमले मुतारिफ करवाने वाले जलालुद्दीन हक्कानी ही थे। उनका मगरबी दुनिया से पहला तारुफ 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के कब्जे के खिलाफ अपनी मुसल्लह जद्दोजहद के बायस हुआ। इस दौर में उनके अमरीकी, पाकिस्तानी और सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी से करीबी ताल्लुकात रहे। जलालुद्दीन हक्कानी अफगान तालिबान के बानियों में से तो नहीं थे, लेकिन 90 की दिहाई में तालिबान हुकूमत के क़याम से फौरी पहले उन्होंने ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इत्तलात के मुताबिक जलालुद्दीन हक्कानी पिछले कई सालों से बीमार थे। जलालुद्दीन हक्कानी की मौत की अफवाहें साल 2015 में भी गर्म हुई थीं, ताहम तालिबान ने उनकी तरदीद कर दी थी और गुज़िश्ता कई बरसों से हक्कानी नेटवर्क की सरबराही उनके बेटे सराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी की मौत और इसका ऐलान और इसकी टाइमिंग बात करेंगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ से मुंसलिक मोहम्मद आमिर राना से। आमिर, ये ख़बर एक ऐसे वक्त में आई है जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक दिन बाद ही पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि इसकी खबर से कोई ताल्लुक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के विजिट का साउथ एशिया के और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के। और अभी कुछ इस तरह की कोई ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं हो रही कि जिससे लगे कि इसका एक ख़ास तनाजुर है और इससे कोई फ़ायदा हक्कानीज़ उठा सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या कोई इंटरनल कोई इश्यूज तो ऐसे नहीं चल रहे हक्कानीज़ के अंदर कि उन्हें कोई डिस्क्लोज करना पड़ा है इनकी हलाकत को, क्योंकि इससे पहले भी जैसा कि आपने कहा कि इनकी हलाकत की इतलात आती रही हैं। अमूमन देखा यह गया है कि जब इंटरनल इनके डिफरेंसेस होते हैं तो तब इस किस्म के मामलात जो हैं सरफेस पे आना शुरू होते हैं। आपने कहा हक्कानी नेटवर्क को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा ये खबर एक ऐसे वक्त में आने से जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में होंगे? नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं कैसे कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा एडवांटेज लिया जा सकता है, क्योंकि जलालुद्दीन हक्कानी के पास कोई ऑपरेशनल रोल नहीं था और जैसा कि वो खुद आप कह रहे हैं कि वो बीमार थे और पस मंज़र से गायब थे। 2007 में मेरा ख्याल है उनका आखिरी पैगाम आया था और उससे पहले जब उनके मुल्ला उमर से इख्तिलाफ हुए उस वक्त उनके कुछ खतूत मंजर आम पे आए, तो उसके बाद से तो वो मंजर पे नहीं है। अमली तौर के ऊपर तो उनकी पूरी जो ग्रुप की क़यादत है सराज के पास और उनके बाकी जो 6 बेटे जिसमें से एक मारा जा चुका है उनके पास मुंतकिल हो चुकी हुई है, वही उसको वो देख रहे हैं। ऑपरेशनली भी पॉलिटिकली इसका कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई सिग्निफिकेंस है या किसी को कोई एडवांटेज हो सकता है या कोई ऐसा सोच रहा है कि पाकिस्तान को शायद होगा। इसके पीछे शायद ये बैकग्राउंड है, ख़ास तौर के ऊपर जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में थे तो जब भी किसी आला अमरीकी ओहदेदार का विजिट होता था तो एक ऐसा तासुर होता था कि अल-कायदा की किसी रहनुमा की गिरफ्तारी या उसकी हलाकत और उसको एक ख़ास पस मंज़र में देखा जाता था। लेकिन ये जो हलाकत है इसका मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ऐसा पस मंज़र होगा जैसा कि मुशर्रफ के दौर में कंसीव किया जाता था। जलालुद्दीन हक्कानी एक बहुत बड़े कमांडर थे, वो अरबी पे अबूर रखते थे, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ ताल्लुकात थे। दूसरी तरफ जो उनके बेटे हैं सराजुद्दीन हक्कानी, वो एक डिफरेंट शख्सियत के मालिक हैं। तो क्या उनकी हलाकत से जो हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाइयाँ हैं उन पर कोई असर पड़ेगा, कमी आएगी, कुछ होगा? मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि ऑलरेडी उस ग्रुप की एक्टिविटीज़ चल रही हैं और उनका कोई अमली किरदार नहीं था इस ग्रुप के अंदर, और हक्कानी साहब जो हैं वो पहले ही दस्तबरदार हो चुके हुए थे और तालिबान की शुरा के अंदर भी उनका नाम हमने जो मेम्बरान है तवील अरसे से हमने नहीं देखा था, उसमें भी सराजुद्दीन हक्कानी का नाम बार बार सामने आता रहा है। जो भी तफसीलात उनकी शुरा के मेम्बरान की तरफ से आती रही हैं, तो कोई इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे ख्याल में नहीं है जितना इसको कंसीव किया जा रहा है या इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो पाक अमरीका ताल्लुकात पर इसका कैसा असर पड़ेगा एक ऐसे वक्त में जब अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है, ख़ासतौर से हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए? तालिबान ने ये तो कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में ही उनकी मौत हुई और वहीं पर वो दफनाए गए हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर कुछ मुस्बत असर पड़ सकता है? देखिए, अमरीकी मुतालबा तो वहीं का वहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ताउन करे दो मसलों के अंदर, एक
جو حقانیز ہیں ان کے خلاف، اور دوسرا اگر کہیں پہ امکان ہے بات چیت کا طالبان کا تو ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر لے کے آئے۔ تو ان کے مطالبات صاف ہیں۔ جلال الدین حقانی کی ہلاکت سے ایسا نہیں ہے کہ حقانیز جو ہیں ان کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے جیسا کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے القاعدہ تھا۔ تو اس قسم کا میرا نہیں خیال کہ ان کو نقصان ہوا ہے، اور اس پہ کوئی امریکہ کے مطالبے میں اور پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ تو آپ کے خیال سے کل یہاں پہ جی بتائیے، آپ کے خیال سے جو وار آن ٹیرر جو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بات چیت کا موضوع رہا ہے ہمیشہ سے، تو اس دورے میں بھی وزیر خارجہ کے یہی بات سر فہرست رہے گی کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، اور پاکستان میں جو امریکہ کا کہنا ہے کہ جو دہشت گرد اور شدت پسند جن پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں؟ جی، جو تاثر جو واشنگٹن سے ادھر آ رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہی ہوگا اور وہ اسی کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، لیکن پاکستان کا موقف بھی وہی ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں طالبان سے یا ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو کیسے آپ لے کے چلیں گے، تو خاصی اس کی ڈیٹیلز کے اندر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ اگرچہ اپیرنٹلی دونوں قوتیں لگتی ہیں وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، افغانستان کے امن اور استحکام لانا چاہتی ہیں، لیکن ہمیشہ اختلاف اسٹریٹجی کے دیکھنا یہ ہے کہ اب کل کی جو دورہ ہے وزیر خارجہ کا شروع ہو رہا ہے امریکی، اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے۔ محمد عامر رانا، بہت شکریہ آپ کا، کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عامر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔